हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है साइंस के वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पोर्शंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी वो फिजिक्स वाले पोर्शन के वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और मैंने उस जितनी भी चीजें पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, वो सब के मैंने सॉल्यूशन भी उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे ही आपको इसके सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। मतलब कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जब ये क्या है, ये बैरियम क्लोराइड, ठीक है, जब हम लोग बैरियम क्लोराइड जो कि एक टेक्स्ट ट्यूब में हम लोगों ने ले लिया है, जब हमने उसमें क्या डाला, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन डाला, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये चारों में से ये इस क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इस चीज को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बैरियम क्लोराइड है, मतलब BaCl2। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, मतलब Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ। तो आपको पता है ना, यहाँ पे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब ये जो Ba है वो क्या करेगा, Na2 को, मतलब यहां पे देखो ये जो Na है ना सोडियम, ये क्या करेगा, ये बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके Cl के साथ आ जाएगा। मतलब क्या बना देगा, NaCl बना देगा। पहला बात तो ये, और दूसरा क्या, अब ये जो Ba है वो SO4 के साथ चला जाएगा। मतलब क्या करेगा, दोनों अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो Ba और SO4 का फॉर्मेशन हुआ है ना, BaSO4। तो बताओ तो BaSO4 क्या होता है, बैरियम सल्फेट। चारों में से ऑप्शन है बैरियम सल्फेट। तो देखो बैरियम सल्फेट क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। बात समझ में आया। सीधा सा क्या बोला था कि सॉलिड स्टेट में वो होना चाहिए, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये जो NaCl होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, अगर लिक्विड बोलता तो हम लोग NaCl लिखते, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड करते, तो लेकिन नहीं, आंसर क्या होगा, बैरियम सल्फेट होगा, क्योंकि उसी चीज का फॉर्मेशन हुआ जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। मतलब कि जब हम लोग जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम लोग प्लेस कर देंगे, इसका मतलब है कि जब हम लोग जिंक मेटल को किसमें प्लेस कर देंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना। तो एक बात बताओ क्या फॉर्मेशन होगा, ZnCu को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बना देगा, ZnSO4 और प्लस Cu, है ना जी। अब यहां देखो ये जो ZnSO4 है, ये बोला है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, वो उसका कलर क्या होगा। तो दरअसल जो ZnSO4 होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। बात समझ में आया बच्चों। तो यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या फॉर्म करेगा, कलरलेस फॉर्म करेगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। और आपको पता है ये जिंक का कलर क्या होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, कुछ ऐसी, है ना जी। तो चलिए समझ में आई आप लोगों को बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसमें ज्यादा समय बर्बाद मत करिएगा। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज। मतलब नॉन कोरोसिव है, नॉन कोरोसिव पता है ना, जिसमें जंग नहीं लगता और जो रस्टिंग का शिकार नहीं होता। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला बात, आप एक बात याद रखना, जो नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaH
CO3। क्या होता है उसका फॉर्मूला? NaHCO3, जिसको आप लोग शॉर्ट में पढ़े होंगे कि हम लोग इसको बेकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। क्या? बेकिंग सोडा। बात समझ में आया? बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। क्या है ये? NaCO3। तो इसमें से ऑप्शन है NaCO3, तो जी हाँ, तो डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represent metal X? मतलब क्या बोला है कि जब भी हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों, क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो X है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये डाइल्यूटेड है। तो बोला है कि जो भी चीज फॉर्म होगा, तो सीधा बता, अगर ये मेटल है, ठीक है, तो ये मेटल जाके SO4 के साथ रिएक्ट करवा देगा, तो क्या बनेगा? मेटल सल्फेट बना दिया और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? कलरलेस गैस होता है। ठीक है, तो कलरलेस गैस तो फॉर्म हुआ, लेकिन अब यहां पे बात कर रहा है कि ये X क्या हो जाएगा। तो दरअसल यहां पे क्या X सिल्वर होगा, क्या X कॉपर होगा, क्या X सल्फर होगा, या क्या X सोडियम होगा। ठीक है, मतलब ये चारों में से क्या होगा। तो एक बात बताओ, यहां पे H2 डिस्प्लेस हुआ ना, देखा जाए तो ये मेटल इस H2 को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस H2 को डिस्प्लेस करने की काबिलियत फिलहाल अभी इस चारों ऑप्शन में से सोडियम के पास है। तो इस सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो सोडियम ऊपर होता है, बाकी ये सब नीचे होते हैं। बात समझ में आया? मतलब सोडियम का रिएक्टिविटी सीरीज में ये ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? सोडियम हो गया। और आपको पता होगा कि जब सोडियम के साथ ही इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो जब भी हम लोग H2 गैस को टेस्ट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? बर्निंग मैच स्टिक उसके सामने लाके टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने ये एक्टिविटी किया होगा, ठीक है ना बच्चों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? सोडियम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। मतलब ये चारों में से सोडियम ऑक्साइड को अच्छे से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो आपको पता होगा सोडियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? Na2O, है ना? सोडियम ऑक्साइड को यही लिखते हैं। अब यहां पे आप देखो कि Na 2 है और O 1 है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे Na और O में अगर बात करोगे तो O के पास कितने होते हैं लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स? 6 होते हैं ना। और Na के पास कितना होता है? 1 होता है ना। लेकिन यहाँ पे 2 Na है, तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करेगा, शेयर बोल रहे, इसको दे देंगे। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक, क्योंकि यहाँ पे 2 Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तभी इसकी ये क्या बनाएगा? इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा कोई भी जो भी एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस क्यों करता है? ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, मतलब वो नोबल गैस अपने आप को बना सके। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 Na है, तो 2 Na एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इसको दे देगा, और ये क्या बना देगा? टोटल 8 ये बना देगा। और जब टोटल ये 8 बना देगा तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया है ना, तो इसलिए 2 माइनस लग जाएगा। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन में है? ये वाला सीन कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ देखो बी नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? बी हो गया। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग को मैं एक अलग लेक्चर में अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लो, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो Na है, ठीक है, Na के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं ना, मान क्या लेते होता ही है। ठीक है, Na के पास 1 है, क्योंकि आपको पता होगा Na का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 2 8 1 आएगा। समझ में आया? तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, इसको 2 चाहिए और यहाँ पे Na कितना है, सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है, मतलब यहाँ पे 2 Na है ना, यहाँ पे कितने हैं 2 Na है। इसका मतलब है ये एक इसको दे देगा और ये भी एक इसको दे देगा, मतलब ये 2 लेके अपने आप को स्टेबल बना दिया। तो ये क्या किया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपने से लूज किया और ये गेन किया। तो जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो एनायन हो जाता है। बात समझ में आया। और जो मतलब वो कैटायन हो जाता है, ठीक है, सॉरी। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन हो जाता है। तो जो ले रहा है ना, जो गेन कर रहा है वो क्या बना दिया, वो एनायन बना दिया। ठीक है बच्चों, चलो। तो अब यहां पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया ना, इसलिए इस पर 2 माइनस हो गया, और ये 2 दिया ना, तो यहाँ पे क्या, ये हमेशा एक ही दे सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 आने था इसलिए मैंने आगे में 2 लगा दिया। तो दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो गया। ठीक है, देख लो बच्चों, समझ में आया आप सभी को ये। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट। मतलब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए जो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करे, है ना, क्या फॉर्म करे, बेसिक सॉल्ट। तो आपको पता होगा कि 7 जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, 17 क्या है, क्लोरीन है, 14 क्या है, सिलिकॉन है, और 11 क्या है, सोडियम है। तो एक बात बताओ, आप लोग अगर पढ़े होंगे ऑक्साइड्स के बारे में, तो क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करता है, नहीं। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो जी हाँ, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, मतलब 11 नंबर पे तो चांसेस है। बात समझ में आया। क्योंकि जब सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि ये सोडियम ऑक्साइड बनाया। अगर हमने इसको बैलेंस किया तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो आगे 2 लगा दिए, यहाँ पे 4 हो गया तो 4 लगा दिए, देखो बैलेंस हो गया। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के ऑक्साइड बनाया, जो कि ये कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है ना। कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है। अब वही अगर नाइट्रोजन का बात करें तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। वैसे अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन तो फिलहाल ऑक्सीजन साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन का, तो ये भी क्या है, रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब बेसिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का क्या बचा, सोडियम। तो सोडियम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो अगर आप लोग को एमसीक्यूज करना है तो उसके कभी कभी हम लोग को चारों ऑप्शंस को देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उस चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एलिमेंट M has 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell। मतलब सेकेंड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड सेल में उसके 50% है। समझ में आया। तो बताओ कि उस M का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे आप लोगों को टोटल 3 सेल तक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब KLM होता है ना, तो यहाँ पे आपको 3 सेल तक दिया हुआ है। तो आपको पता होगा पहला सेल 2 8 होता है। अब तीसरा सेल में क्या बोला है ना कि सेकंड सेल का आधा है, मतलब अगर सेकंड सेल में कितना है, मतलब 50% है ना, तो सेकंड सेल में अगर 8 है तो थर्ड सेल में क्या होगा, 8 का 50%। तो 8 का 50% कितना होता है, 4 होता है। अब एक बात बताओ कि अब बताओ ये तीनों में से एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो 8 2 10, 10 + 4 14। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 14। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज इंडोथर्मिक इन नेचर। लीजिए असर्शन तो गलत हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन इंडोथर्मिक नहीं होता है। ठीक है, इंडोथर्मिक वो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है। समझ में आया। तो मतलब देखा जाए तो असर्शन क्या हो गया, इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स हो गया।
और रीजन क्या बोल रहा है, एज द रिएक्शन इज स्लो, चलो ये तो बात है, इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, द रिलीज ऑफ हीट इज बैरली एविडेंट, तो ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन में हीट रिलीज होता है, तो जब भी हीट रिलीज होता है हम लोग उस रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे ये चीज सही है, तो बट रीजन इज ट्रू, है ना बच्चों, रीजन सही है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये हीट रिलीज करता है, लेकिन जो पहला एजर्शन है कि वो इंडोथर्मिक है वो गलत है, क्योंकि वो इंडोथर्मिक नहीं है, वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये कितने मार्क्स से थे, यहां तक सभी 1 मार्क्स से थे, तो इसमें आपको सभी को 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, मतलब अब यहाँ पे मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, हर एक स्टेप पे। फिलहाल यहाँ क्या बोला कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनोल, मतलब जब जिंक के साथ हम लोग का रिएक्शन हो रहा किसका, HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता होगा कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ZnCl2 फॉर्म करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो एक बात यहां पे आप लोग ध्यान से देखो कि यहां पे गैस निकला ना, क्या बोला था, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर, आप लोग कैसे पता करोगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, तो पता है ना केमिकल चेंज में आपने पढ़ा होगा कि जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, अगर ये सब चीज हो रहा है तो हाँ वहां पे जो है रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 गैस निकला ना, इसका मतलब है पहला चीज क्या हो गया जी कि हाँ गैस का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस फॉर्म हुआ, हम लोग का गैस निकला रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हुआ, यहां पे आप देखो कि आप जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करोगे, किसके मतलब जिंक के साथ जब भी आप HCl को रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको वो आप देखोगे ना कि तुरंत रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आपको तुरंत मिलेगा, समझ में आया। तो दूसरा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, है ना बच्चों, मतलब आपको क्या दिखा कि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो गया, समझ में आया। तो याद रखना जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ना किसके साथ, एसिड के साथ, HCl क्या एसिड है, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट तो बनाएगा ही, लेकिन साथ में क्या होता है, टेम्परेचर का भी चेंज होता है बच्चों, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीजें पूछा था, 2 आर्ग्यूमेंट्स पूछा था, हम लोगों ने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिया, पहला वाले पे 1 मार्क्स मिला हम लोग को और दूसरे वाले पे भी 1 मार्क्स मिला, टोटल 2 मार्क्स हो गया। और कुछ हो सकता है क्या, बताओ तो बच्चों, कि नहीं हो सकता और कुछ, एक बार देखो तो क्या हो सकता है बताओ। तो यहाँ पे कलर चेंज भी हो सकता है, कैसे कलर चेंज हो सकता है, यहाँ देखो ये जो Zn होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ग्रेइश सिल्वर ग्रे के कलर का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ZnCl होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, वो क्या होता है, ब्लैक होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, तीसरा नंबर पूछा तो नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि चेंज इन कलर, क्या हो गया, चेंज इन कलर, मतलब बच्चों हम लोग को यहाँ पर कलर का भी चेंज होते हुए दिखा है, ठीक है। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आपको अब यहाँ पे बस 2 पूछा था, तो आप लोग क्या लिखना है, मात्र 2 लिखना है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज MnO2, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर क्या बोला है, गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, मतलब आपको बोला है कि रीजन देना है कि जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, वो थर्माइट रिएक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को
ठीक है। जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को अल्युमिनियम पाउडर के साथ अगर हम लोग रिड्यूस करवा रहे होते हैं, रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है कि जो MnO2 है, जो कि क्या है? MnO2, ये जब रिएक्ट कर रहा है अल्युमिनियम के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एल्यूमिनियम पाउडर है ना, ये क्या है? एल्युमिनियम पाउडर है। और ये क्या है? MnO2 ऑक्साइड है, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड है ये ऑक्साइड है और ये पाउडर है। ये दोनों का जब रिएक्शन होता है आपस में, तो उसी को क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? मतलब क्या फॉर्मेशन हुआ? Mn प्लस Al2O3, और ये बहुत ज़्यादा हीट भी निकाला है। और एक बात याद रखिएगा, थर्माइट प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। समझ में आया? मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो ये सारे रीजंस है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? थर्माइट रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो गया? थर्माइट रिएक्शन हो गया। क्यों थर्माइट रिएक्शन हुआ? पहला कि थर्माइट रिएक्शन वो होता है जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा होता है अल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो उस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन तो बोलते ही है, लेकिन साथ ही में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, मतलब वो एक्सोथर्मिक भी होता है। तो इसी वजह से ये क्या है? ये थर्माइट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। पहला नंबर का आंसर हो गया। इसके लैंग्वेज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, PPT वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। मतलब आपको इस रिएक्शन में बताना है कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं। तो चलो यहाँ पे एक आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे MnO2 है और यहाँ देखो यहाँ पे Mn है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो याद रखिएगा वो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे Al है और यहाँ पे Al2O3 है, दिखा? मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो गया, ऐड हो गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर करो कि रिड्यूस कौन करवाया? रिडक्शन कौन करवाया? MnO2 करवाया। और ऑक्सीडेशन कौन करवाया? अल्युमिनियम करवाया, है ना जी। तो इसका मतलब है कि आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का जो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज कौन करवाया? अल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हो गया जिसमें आपको हाफ मार्क्स मिल गया। और रिड्यूस कौन करवाया? रिड्यूस कौन हो रहा है? कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? तो MnO2। तो MnO2 ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये दोनों के लिए आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल गया और अभी मैंने जो रीजन बताया उसका भी 1 मार्क्स मिल गया। टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो आपको 2 में आपको 2 मार्क्स मिल गया। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? गिव अ रीजन व्हाई अल्युमिनियम इज प्रेफरेबली यूज इन थर्माइट रिएक्शन। आपको बोला है कि अल्युमिनियम ही थर्माइट रिएक्शन में क्यों यूज होता है। तो सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान चीज है ये। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे ना, तो अल्युमिनियम क्या होता है ना, मैंगनीज या फिर आयरन, ये दोनों का बात करें तो वो उसके ऊपर आता है, ठीक है, वो दोनों के ऊपर आता है। इसका मतलब है कि उसका जो रिएक्टिविटी होता है अल्युमिनियम का, वो मैंगनीज और Fe से, आयरन से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो आसानी से रिएक्शन में इजीली भाग ले सकता है और वो तुरंत रिएक्शन भी करवा सकता है। इसलिए जो एल्युमिनियम है वो ही हम लोग थर्माइट रिएक्शन में प्रेफर करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का जो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड मैंगनीज।
बात समझ में आया? तो ये इसका रीजन हो गया बच्चों, और इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिल गया है। इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट है एम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2 8 3। ठीक है, मतलब आंसर, एक एलिमेंट है एम जिसका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2 8 3। तो सीधा सा बात है, आपको पता चल रहा होगा कि ये एल्युमिनियम है ना, क्योंकि 8 2 10 13, 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। क्या बोल रहा है, कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन कर रहा है, विथ Cl के साथ पहले कंबाइन कर रहा है और देन SO4 के साथ कंबाइन कर रहा है, वो आयंस है। ठीक है, तो पूछा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो पहला बात देखो, ठीक है, कंपाउंड कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म्ड, कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एम है, जब किसके साथ कंबाइन कर रहा है, Cl के साथ कंबाइन कर रहा है। आपको पता है Cl का वैलेंसी 1 होता है तो वो M के पास चला जाएगा, M का वैलेंसी 3 होगा तो वो Cl के पास चला जाएगा। तो ये 3 कैसे हो गया, यहाँ पे देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 है ना, तो 4 से कम है, तो जितने होते हैं, अगर 4 से कम होते हैं लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, तो उस एलिमेंट का वैलेंसी वही हो जाता है। तो पहला कंपाउंड क्या बना, MCl3 बना, या फिर इसको आप लोग देखो M क्या Al होगा, तो सिंपल सा बात है AlCl3 बनेगा, अल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। लेकिन आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, आपको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि M क्या है वो बताओ, समझ में आया ना, तो आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं ये हटा ही देता हूँ सबसे अच्छा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो पहला तो ये बना, दूसरा कब बनेगा, जब वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, मतलब जो M है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है सल्फेट के साथ। तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट का क्या होता है, वैलेंसी 2 होता है ना, तो ये 2 चला गया M के पास तो M2 हो गया, और M जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसका वैलेंसी भी 3 होता है, तो M2SO4 होल 3 बना दिया, तो 1 मार्क्स मिल गया। पहला क्वेश्चन दिया था 1 मार्क्स मिल गया, हाफ हाफ करके 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, कंपाउंड हम लोगों ने बना लिया। फिर क्या बोल रहा, प्रेडिक्ट विथ द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट M इन जनरल। मतलब अब आप बताओ कि इस दोनों के हिसाब से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो सीधा सा बात है, यहाँ देखो जो M के पास है ना, M के पास क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, M3 होता है, ये लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी ये अपने आप को नियन बनाएगा, एक नोबल गैस बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर लूज करते या गेन करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना सके। ठीक है, तो जब भी ऐसा काम हो रहा होता है तो वो जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, कैसा बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे या गेन कर रहे हैं तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है, तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये दूसरा हो गया, आपको 2 मार्क्स यहां तक मिल चुके हैं। अब क्या बोला, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द लीक ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड वैरी विथ रिस्पेक्ट टू M। मतलब अगर तुमको आपको लोगों को M के रेस्पेक्ट में बात करना है कि M क्या होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ना उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो क्या होना चाहिए कि जो M होगा ना, जो भी कंपाउंड बन रहा होगा ना, M के जो भी कंपाउंड बन रहे होंगे, ठीक है बच्चों, वो या तो मॉल्टेन स्टेट में होने चाहिए या तो लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, या तो मॉल्टेन स्टेट में होने चाहिए या तो लिक्विड स्टेट में होने चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब वो मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट में होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी उसके आयंस डिसोसिएट होंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वो कंपाउंड मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट में होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये 3 आंसर, इसके लिए हाफ आपको मार्क्स मिल गया। ठीक है, इसके लिए हाफ मिल गया, 1 मार्क्स हो गया, इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स हो गया, और इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स हो गया। तो टोटल इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं बच्चों। देख लो, क्लियर आप सभी को ये क्वेश्चन?
चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए रेडिस, जो कि और का क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, इसी का क्या है, इस क्वेश्चन के और का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ए रेडिस ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई। देखो ये क्या बोला है, एक रेडिस ब्राउन मेटल है एक्स, तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि जो एक्स क्या हो सकता है, रेडिस ब्राउन है तो कॉपर, कॉपर ही ना रेडिस ब्राउन होता है, ठीक है। और वो जब हीट करेगा एयर के साथ, समझ में आया, समझो, जब कॉपर हीट करेगा एयर के साथ, मतलब सीधा सा बात है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ब्लैक कंपाउंड वाई बनाएगा। तो अगर आप ये दोनों का रिएक्शन करवाओ तो क्या बनाएगा, CuO का फॉर्म होता है, जो कि यही ना वाई है। तो X तो कॉपर हो गया, वाई क्या हो गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया वाई, कॉपर ऑक्साइड हो गया वाई, जो कि क्या है, जो कि कौन से कलर का है बच्चों, ब्लैक कंपाउंड है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। याद है हम लोग यहां पे एक और रिएक्शन में क्या देखे थे कि यहां देखो कहां चला गया, हाँ यहां पे कि देखो ये जो ZnCl है ना, ये दरअसल ये Zn क्या था, सिल्वर ग्रे था, और ये HCl के बाद रिएक्ट होने के बाद ना ये Zn का बात हो रहा है यहाँ पे ये ZnCl2 का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे Zn सिल्वर ग्रे का था, समझ में आया। तो ये सिल्वर ग्रे से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, किसमें, सिल्वर ग्रे से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था। और ये जो जिंक क्लोराइड होता है ये तो व्हाइट कलर का होता है, ये क्या होता है, जिंक क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये जिंक जो है वो सिल्वर ग्रे से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे चेंज इन हम लोग कलर लिखे थे, तो अगर ये कंफ्यूजन उस समय क्रिएट हुआ होगा तो आप चेंज कर लो, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे। तो क्या हो गया, ये ब्लैक कलर का फॉर्म क्या, मतलब हम लोगों ने एक्स को और वाई को दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या बोला है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स। अब x को अगर हम लोग को रिफाइन करना है, x जैसे हम लोग रिफाइनिंग करते हैं x का, उस प्रोसेस को क्या बताना है, एक डायग्राम के थ्रू बताना है। तो फिलहाल आपको पता होगा, एक मैंने कंटेनर में सॉल्यूशन ले लिया है, और आपको पता होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन किस चीज का होगा। तो सीधा सा बात है, हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, CuO को। तो यहां पे ये जो सॉल्यूशन है वो किसका हो गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों, ये किसका हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आया। क्योंकि उसी से हम लोग रिफाइन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे एक हम लोग कैथोड लगाएंगे, एक एनोड लगाएंगे, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, है ना बच्चों। क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है, ठीक है। अब आप लोग जब की, तो मैंने लगाया नहीं है फिलहाल, लेकिन जब इसमें से करंट पास होना स्टार्ट होगा तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर है, ठीक है, वो सारे जो प्योर कॉपर है, क्या कॉपर है, प्योर कॉपर है, वो प्योर कॉपर यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये प्योर कॉपर कैथोड के पास आ गए, और जो भी इम्प्योर कॉपर बचे, जो भी इम्प्योर कॉपर बचे वो एनोड के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। जो भी इम्प्योर कॉपर बने वो एनोड के पास आ जाते हैं। और आपको यहाँ पे एक मड दिखेगा, ठीक है, एक एनोड मड यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्राउन कलर का आपको मड भी दिखेगा। तो दरअसल इस तरह से हम लोग जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम लोग एक्स को रिफाइन करेंगे, मतलब जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिफाइन करेंगे तो इस तरह का डायग्राम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो दरअसल ये जो एनोड के पास जो मड है ना, ये दरअसल क्या है, इसके इम्प्यूरिटीज है। क्या है ये, इसके इम्प्यूरिटीज है। बात समझ में आया।
जो भी हम लोग कॉपर सल्फेट में जो भी इम्प्यूरिटीज थे वो नीचे आके डिपॉजिटेड हो गए, और जो प्योर कॉपर है वो कैथोड के पास आ गए, और जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड के पास आ गए। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग रिफाइन करते हैं कॉपर को। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए नंबर क्वेश्चन, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहा है। तो आपको पता होगा मीथेन क्या होता है, CH4 और प्लस क्लोरीन Cl2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मीथेन हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, सीधा सा बात है, इसके एक हाइड्रोजन इससे कंबाइन कर जाएंगे और इसका एक Cl इसके साथ, मतलब क्या बना देगा, CH3Cl। क्या बना दिया, CH3Cl बन गया, और साथ में किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, HCl का फॉर्मेशन हो गया। बैलेंस है क्या, नहीं, बैलेंस करने बोला है कि इसको पूरी अच्छे तरह से बैलेंस कर दिया जाए। तो यहाँ पे H4 है, H4 है, Cl 2 है ना, तो हमने इसका आगे 2 लगा दिया। अच्छा, Cl तो 2 ऑलरेडी है पहले से, Cl 2 है ना, CH है। तो देखो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया बच्चों। तो यहाँ पे ये किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, CH3Cl। तो CH3Cl को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आप लोगों को पता है? तो किस चीज का फॉर्म हुआ, CH3Cl। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था, सपोर्ट रहमान व्यूज विद द सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये दरअसल ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? दूसरा में क्या बोला है, दूसरा नंबर में कि क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। आपको पता होगा ब्राइन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं NaCl, है ना जी। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन हम लोग इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ब्राइन सॉल्यूशन, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, देखो NaOH। तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, साथ में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन तो हुआ, और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन हुआ बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गया है, हाइड्रोजन भी। तो यहां पे क्या बोला है कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या बोला, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन तो हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या बोला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, और दूसरा क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया। चलो ये दोनों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला, एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। अब दोनों का वन एप्लीकेशंस बताना है, मतलब दोनों के वन यूजेस। तो आपको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज होता है, पेपर मेकिंग के लिए, है ना। पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया, हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस भी लिख लिए। तो इस क्वेश्चन का ये सही जवाब हो गया, और आपको इसके लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दरअसल आपको इसको एक अच्छे वे में लिखना है। मैं तो बस आप लोगों को ऐसा समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे वे से लिखोगे, सब अलग अलग करके यूजेस करके लिखोगे, ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए 5 मार्क्स मिल गया। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो टोटल आपको
5 मार्क्स इस क्वेश्चन से मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? राइना while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell with an substance Y। मतलब एक X है जो विनेगर लाइक स्मेल है, तो X क्या हो जाएगा बच्चों? X क्या हो जाएगा? विनेगर लाइक स्मेल एक ही होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, X क्या हो गया बच्चों? तो एसिटिक हो गया CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। अब क्या बोल रहा है? वो Y के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, Y के साथ रिएक्ट कर रहा है, विच इज यूज एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है ऑन ए वाटर बाथ। और वो क्या दे रहा है हम लोग को? गिव्स अ स्वेट स्मेलिंग लिक्विड। हम लोग को एक लिक्विड मिल रहा है Z, जो कि क्या है? जो कि स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को दे दिया है C4H8O3। तो C4H8O3 हम लोग दरअसल इसको ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर बोलते हैं। मतलब CH3COO C2H5 ये होता है ईस्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ देखो C कितना है? 2 3 4 C है, 5 8 है और 2 ऑक्सीजन है। तो दरअसल लोगों को इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, ईस्टर को। समझ में आया बच्चों? और Y, तो Y यहाँ पे क्या हो जाएगा? दरअसल ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? ये इथानॉल हो गया। ये क्या हो गया? इथानॉल हो गया। मतलब C2H5OH। तो ये हो गया। अब दरअसल इसके अगर हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे तो दरअसल क्या होगा? देखो तो कि जब CH3COOH रिएक्ट करेगा किसके साथ? इथानॉल के साथ, C2H5OH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोला है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? देखो तो यही फॉर्म करेगा CH3COOC2H5 ईस्टर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये चीज फॉर्म हुआ तो केमिकल इक्वेशन हो गया। आपको इसके लिए मिल गए मार्क्स। अब आगे क्या बोला? इलस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल रिएक्शन। चेंज किस चीज का चेंज? व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा। जब जो चीज मेरा फॉर्म हो रहा है, मतलब कि नाउ जो मेरा CH3COOC2H5 ईस्टर है ना जी, ये ठीक है, ये क्या हो रहा है? ईस्टर क्या हो रहा है? ईस्टर Z गिव्स बैक ऑफ द सोडियम सॉल्ट। जब Z को हम लोग, ये जो Z है उसको जब हम लोग किसके साथ हीट करेंगे? कॉस्टिक सोडा के साथ, मतलब NaOH के साथ जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या देगा हम लोग को? गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड Y का सोडियम सॉल्ट। तो इसका मतलब है किस चीज का फॉर्मेशन होगा? CH3COO सोडियम सॉल्ट है, मतलब Na। तो ये हम लोग को दिया। दरअसल ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। बात समझ में? CH3COO और इसके साथ सोडियम है तो ये सोडियम एसीटेट हो गया। तो जब हम लोग उसको इस तरह के साथ रिएक्ट करवाए तो दरअसल हम लोग को ये फॉर्म होके मिला है, यही चेंज हम लोग को मिला है जो कि आपको को क्वेश्चन में पूछा था। और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा ना, और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा ना, वो क्या होगा? देखो ये वाला Na के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या बचा? C2H5, इधर OH बचा, मतलब क्या बचा? C2H5 और OH बचा, जो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इथानॉल। 2 गो है ना कार्बन, तो उसके लिए इथ हो जाएगा, और ये अल्कोहल है तो इसके लिए नॉल, इथानॉल। समझ में आया? इस चीज का फॉर्मेशन हुआ। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ये हो गया आपका सही आंसर, और इसके लिए आपको पूरी 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ये और का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा? द टेबल गिव्स बिलो शोज द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। ठीक है, एक क्विज किया गया है जिसमें हिंट दिए गए हैं। पहला हिंट क्या? सब्सटेंस सी इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। सी जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। सी हैज 2 कार्बन एटम, सी के पास 2 कार्बन एटम है, और सी इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए। सी किसके द्वारा ऑब्टेन किया गया है?
तो हम लोग जब ए को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, जब हम लोग ए को पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो सी बना है। मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथानॉल, बेंजीन एंड pyridine to A. F is formed on heating A in the presence of concentrated sulfuric acid और F react with hydrogen gas। और F तो फॉर्म होगा जब A को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में हीट करेंगे, और जो F को जब रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ प्रेजेंस और प्लैडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो फिर ये सब चीज इतने हिंट में दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। खैर क्या बोला, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ A एंड F। अब A और F जो यहाँ पे है उसका IUPAC नेम हम लोग को बताना है पहला क्वेश्चन में। और दूसरा नंबर में क्या बोला, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेक प्लेस। मतलब केमिकल इक्वेशन आपको निकालना है, ए का सी में बनना और ए का एफ का बनना, ये दोनों के केमिकल चेंज के आपके इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है। या तो आप इसको करिए या फिर आप इसको करिए। नेम द केमिकल रिएक्शन विथ ऑकर स्टेप 2 एंड 5। अब ये जो स्टेप्स है, स्टेप्स नंबर 2 स्टेप नंबर 5, इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो बन रहे हैं उनके नाम लिखना है, और कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है ए स्टेप जब रिप्लेस कर नेक्स्ट, मतलब ये सारे चीज आप लोग करना है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला बात यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, क्या बोला है, गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F। तो A बताओ क्या हो गया और F बताओ क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, A मिसयूज किया जाता है इंडस्ट्री में और इज प्रिवेंटेड बाय, और ये प्रिवेंट किया जा सकता है कब, मिथानॉल जब ऐड किया जाए, बेंजीन ऐड किया जाए और पिरामिड 2A ऐड किया जाए, ठीक है। तो सीधा सा बात है, ए क्या हो जाएगा, तो मिथानॉल, तो दरअसल ए क्या हो जाएगा, इथानॉल। क्या हो गया, ए हो गया इथानॉल, जिसको मिथानॉल के जरिए हम लोग प्रिवेंट कर सकते ऐड करके, ठीक है, फिर बेंजीन के जरिए। और एफ क्या हो गया बच्चों, यहां देखो एफ इज फॉर्म, एफ का फॉर्म हुआ जब ए को हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब इथानॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप लोग हीट करोगे तो याद रखना ये इथीन बनेगा। क्या बनेगा, ये इथीन बनेगा। कन्वर्जन हम लोग ऐसे करते, इथानॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो सीधा सा बात है, आप उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, हीट कर दो तो इथीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। दो चीज तो निकल गया, IUPAC नेम दोनों का हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला अगर लिखे तो इसका हो जाएगा C2H5OH और इथीन का क्या हो जाएगा, C2 C2H4, ठीक है बच्चों। इथानॉल का C2H5OH और इथीन का क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब क्या है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंज टेक प्लेस। ए से सी मतलब बनेगा तो इसके रिएक्शंस, और ए से एफ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सी कब बन रहा, देखो तो सी कब बन रहा, ए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब जो कि मेरा ए है, ए क्या है, इथानॉल है ना, मतलब C2H5OH। जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, KMnO4 के साथ, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो सिंपल सा क्या फॉर्म करेगा, CH3COO Na का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको H+ के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन आयंस के साथ ट्रीट करेंगे, तब ये अपने को CH3COOH बनाएगा, जो कि यही है मेरा C, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड। बात समझ में आया, क्लियर है आप सभी को, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए से सीधा सी चला गया, तो ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
जब हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ करेंगे तो CH3COO Na तो देगा, लेकिन जब हाइड्रोजन आयंस के साथ हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देन हम लोग को एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब अगर डायरेक्ट भी लिखते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सेकंड स्टेप जब A से हम लोग F में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, A से F, तो A क्या है C2H5OH है, यही A है। अब A से F कब जाएगा देखो तो, A इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम लोग बच्चों इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा C2H4 इथीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इथीन बनेगा। एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या करेगा, H2O भी निकालेगा। ठीक है, तो दरअसल आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये क्या हो गया, ये इथीन हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया फाइनली, इतना करोगे तो 5 मार्क्स आपको मिल गया बच्चों। ठीक है, एक और में भी क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा, नेम द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5। ठीक है बच्चों, तो स्टेप 2 में, ठीक है, अच्छा ये A का था, ये B का था और ये और वाला है। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखो तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है और स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है। ठीक है, स्टेप 2 C के पास 2 कार्बन एटम था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 2 इथ लिया। ठीक है ना, इथानॉल बना दिया, इसलिए इथ लिया 2 कार्बन एटम के साथ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 2 नंबर में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 2 नंबर का रिएक्शन यही है ना, तो दरअसल ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप में। 5वां स्टेप में क्या बोला है, F रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होता है ना, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजनेशन, या फिर एडिशन रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। और क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन देज स्टेप्स इफ A इज रिप्लेस्ड विथ इट्स नेक्स्ट होमोलोग्यू, मतलब A का जो नेक्स्ट होमोलोगस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों। तो A क्या था, A इथानॉल था, इथानॉल के बाद क्या आता है, प्रोपानॉल, तो क्या हो गया उसका, प्रोपानॉल हो गया बच्चों। ठीक है, प्रोपानॉल। अब क्या बात है कि ये तो A, लेकिन जब A रिप्लेस हो गया, मतलब इथानॉल रिप्लेस हो गया, उसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होता है, प्रोपानॉल। और वैसे ही क्या था, इथीन था ना, तो इथीन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इथीन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का ये सही जवाब हो गया और इसके लिए आपको टोटल 5 मार्क्स मिल गए हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को। एक बार आप लोग फिर से चाहो तो वीडियो बैक करके वापस से आप लोग देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, यहां पे भी आप लोगों को पता चला होगा कि या तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, कि मैंने ये 3 स्टेप में किया, आप ये वाला स्टेप हटा सकते हो। आप नॉर्मल H+ को आप यहीं पे दे दोगे ना इसके प्रेजेंस में, तो आप इसको रिमूव करके आप नॉर्मल दिस स्टेप अभी आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से लंबा करके आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और ये जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो सभी हम लोगों ने कर लिया है, फिजिक्स के भी कर लिया है। तो फिर हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप लोग को और भी वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, प्लेलिस्ट के भी लिंक है, आप वहां से जाके हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों, टेक केयर।